आतंक के खिलाफ यूपी पुलिस का बड़ा कदम। देवबंद के घर घर में जाकर पुलिस वहां रहने वाले लोगों के कागजात चेक करेगी। वहां जितने भी लोगों के पासपोर्ट बने हैं उनका वेरिफिकेशन किया जाएगा। यूपी सरकार के निर्देश पर पुलिस ने आतंकवाद के खिलाफ ये मुहिम शुरू की है। इस संबंध में और भी अभिसूचनाएं संकलित करने के लिए एलआईयू को और स्थानीय थाना को निर्देशित किया है। मिशन पासपोर्ट से मिलेगा आतंक का सुराग। देश की राजधानी दिल्ली से नजदीक और उत्तर प्रदेश का प्रवेश द्वार माने जाने वाला सहारनपुर पिछले कुछ दिनों से बांग्लादेशी आतंकियों का शरणगाह बना हुआ है। पिछले कुछ महीनों में यहां हुई गिरफ्तारियों ने इस बात पर मुहर भी लगाई है और पुलिस को पूरी उम्मीद है कि इस पासपोर्ट मिशन से वैसे आतंकियों का सुराग जरूर मिलेगा। आगे की उनके विरुद्ध जो है अभिसूचनाएं संकलित कर जो है हम अपनी अन्य टीमों से जांच कराएंगे। देवबंद में आतंक का मामून मॉड्यूल। यूपी एटीएस ने देवबंद में विदेशी आतंकियों के रहने का शक जताया है। शक इस बात का भी है कि ऐसे आतंकियों ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पे अपने पासपोर्ट तैयार किए और संदेह इस बात का भी है कि इस तरह के कुछ मॉड्यूल अभी भी देवबंद में हो सकते हैं और इसीलिए पुलिस ने वहां बने सारे पासपोर्ट के नए सिरे से जांच करने के आदेश दिए हैं। मिशन पासपोर्ट के खिलाफ उठ रही है आवाज। देवबंद का नाम आते ही पुलिस के इस मिशन पासपोर्ट के खिलाफ आवाजें उठने लगी। लोगों ने सरकार और पुलिस की नीयत पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जांच सबकी होनी चाहिए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई। सबकी ही जांच होना चाहिए, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे किसी और जात का हो। आतंक के खिलाफ योगी का मिशन पासपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। उत्तर प्रदेश से आई है आज की सबसे बड़ी खबर। जी हां, यूपी पुलिस सहारनपुर और मुजफ्फरनगर के सभी पासपोर्ट की जांच कर रही है। यूपी एटीएस ने हाल ही में एक बांग्लादेशी संदिग्ध को गिरफ्तार किया था। इसके पास से सहारनपुर के देवबंद के पते का पासपोर्ट मिला था। यूपी एटीएस को शक है कि कुछ विदेशी आतंकी फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पासपोर्ट बनवाकर देवबंद में रह रहे हैं। कुछ आतंकी मॉड्यूल भी देवबंद के इलाके में छिपे हो सकते हैं। लिहाजा एटीएस को मिल रहे खुफिया इनपुट का आधार बनाकर यूपी पुलिस अब देवबंद के पते पर बने सभी पासपोर्ट का नए सिरे से वेरिफिकेशन करेगी। ये खबर हमारी सत्यता की कसौटी पर पूरी तरह खरी उतरती है। मौके पर कैमरे के साथ जी मीडिया का रिपोर्टर है, विशेषज्ञ का बयान है और तकनीकी रूप से ये खबर बिल्कुल पुख्ता है। यूपी पुलिस का सहारनपुर और मुजफ्फरनगर में हर पासपोर्ट का वेरिफिकेशन करना दरअसल आतंक के खिलाफ एक मिशन है। यूपी पुलिस राज्य से आतंकवाद का समूल विनाश चाहती है, इसलिए यूपी पुलिस ने ऐसा फैसला किया है। आपको तफसील से बताते हैं कि यूपी पुलिस ने क्या फैसला लिया है। बांग्लादेशी आतंकियों के पकड़े जाने और 2 फर्जी पासपोर्ट मिलने के बाद पुलिस अधिकारियों ने ये योजना बनाई है। डीआईजी के.एस. इमैनुअल के मुताबिक पिछले कुछ समय में बांग्लादेशी आतंकियों के इस इलाके में ठिकानों के खुलासों के बाद पुलिस ने एक विशेष अभियान चलाया है। एटीएस की टीम के द्वारा जो छापा देवबंद में पड़ा था उसमें एक बांग्लादेश के अपराधी गिरफ्तार हुए थे। उनके पास से एक पासपोर्ट जो यहाँ के पते से जारी किया गया बरामद हुआ था। उसी क्रम में जो है और कोई प्रकरण है उसकी जानकारी के लिए हमने जो है एलआईयू को और स्थानीय थाना को निर्देशित किया है। एटीएस और यूपी पुलिस को शक है कि कुछ आतंकी मॉड्यूल देवबंद में अब भी छिपे हो सकते हैं, इसलिए पुलिस ने देवबंद में बने सभी पासपोर्ट का नए सिरे से जांच का आदेश दिया है। तो यूपी पुलिस ने अपना काम शुरू कर दिया है। देवबंद में लोगों के पासपोर्ट की वेरिफिकेशन की तैयारी पूरी हो चुकी है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर पुलिस को सहारनपुर और मुजफ्फरनगर में पासपोर्ट के दोबारा वेरिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ गई।
यूपी पुलिस का कहना है कि पासपोर्ट वेरिफिकेशन आतंकवाद के खिलाफ उनका एक मिशन है। लेकिन यहाँ आपका ये जान लेना जरूरी है कि आखिर यूपी पुलिस को सभी पासपोर्ट के वेरिफिकेशन यानी जांच की जरूरत क्यों पड़ी। पुलिस के मुताबिक जो बांग्लादेशी आतंकी इस साल अगस्त में मुजफ्फरनगर में पकड़े गए थे, उनके पासपोर्ट सहारनपुर में ही बने थे। इसके चलते इस क्षेत्र के सभी पासपोर्ट धारकों का सत्यापन हो रहा है। 6 अगस्त को यूपी एटीएस ने बांग्लादेश के नागरिक अब्दुल्ला अल मामून को गिरफ्तार किया था। मामून प्रतिबंधित आतंकी संगठन एबीटी यानी अंसारुल्लाह बंगला टीम का सदस्य था। मामून मुजफ्फरनगर में पकड़े जाने से पहले देवबंद में कई साल तक छिपा रहा। उसी की निशानदेही पर एटीएस और यूपी पुलिस ने उसके कई साथियों को पकड़ा है। अब्दुल्ला अल मामून की गिरफ्तारी के बाद भगौड़े आतंकी फैजान अहमद के सहारनपुर ठिकानों पर छापे मारे गए। उसके ठिकानों पर आतंकी संगठन आईएसआईएस से जुड़ी सामग्री पाई गई। फैजान स्थानीय नौजवानों को आतंकी गतिविधियों में शामिल करने का काम करता था। फैजान के अलावा मामून के 2 और बांग्लादेशी साथियों को लखनऊ से गिरफ्तार किया गया था, जिनके पास से फर्जी आधार कार्ड बरामद किया गया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अब्दुल्ला अल मामून की गिरफ्तारी के बाद तकरीबन 20 बांग्लादेशी पश्चिमी यूपी से लापता हो गए थे। पुलिस को शक है कि इनके तार अब्दुल्ला और उसके आतंकी संगठन से जुड़े हैं। पुलिस को इस बात का भी संदेह है कि इनके पास भी नकली दस्तावेजों के आधार पर बनवाए गए भारतीय पासपोर्ट हो सकते हैं। इसलिए यूपी पुलिस इलाके में रहने वाले लोगों की जांच के लिए पासपोर्ट सत्यापन कर रही है। यूपी सरकार और पुलिस की नीयत भले ही देश हित और देश के लोगों की सुरक्षा की है, लेकिन लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया है। दरअसल देवबंद मुस्लिम बहुल इलाका है, इसलिए पुलिस की इस मुहिम को धार्मिक रंग दिया जा रहा है। यूपी पुलिस की नीयत साफ है, उत्तर प्रदेश को अपना ठिकाना बना रहे आतंकवादियों पर लगाम लगाना, जिसकी तैयारी यूपी पुलिस ने शुरू कर दी है। शुरुआत सहारनपुर और मुजफ्फरनगर से हुई। सहारनपुर से इसलिए क्योंकि देवबंद के नकली पासपोर्ट के साथ आतंकियों को एटीएस ने गिरफ्तार किया था। लेकिन पुलिस के इस एक्शन से कई लोगों को ऐतराज भी है। लोगों का सवाल है कि क्या पासपोर्ट धारकों की दोबारा जांच से यूपी पुलिस को आतंकवादी मिल जाएंगे। बेहतर होता कि अगर कुछ संदिग्धों की सूची बन करके उन्हीं की वेरिफिकेशन होती, तो इसमें आमजन का उत्पीड़न और सभ्य समाज और सम्मानित लोगों को अलग रखा जाता तो ज्यादा अच्छा होता। दोबारा जांच से जहां कुछ लोगों को परेशानी हो रही है, तो कुछ लोग इसे सही भी बता रहे हैं। आम जनता जो है बस उसको परेशान ना कीजिए। अगर देश हित में कुछ हो रहा है तो उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। अगर वो वेरिफिकेशन करते हैं तो इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में पासपोर्ट के दोबारा वेरिफिकेशन का ये जो फैसला है, ये सोच समझ कर लिया गया है। दरअसल कुछ ही महीनों में इन 2 जिलों से कई आतंकियों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन शुरुआत लश्कर के आतंकी संदीप उर्फ आदिल से हुई थी, जिसका ताल्लुक मुजफ्फरनगर से था। यूपी पुलिस ने पासपोर्ट वेरिफिकेशन का फैसला कोई रातों रात नहीं लिया है। शुरुआत 10 जुलाई को हुई थी, जब कश्मीर में मुजफ्फरनगर के एक लड़के संदीप शर्मा उर्फ आदिल को गिरफ्तार किया गया था। आदिल से हुई पूछताछ के आधार पर ही जांच का सिलसिला शुरू हुआ। संदीप उर्फ आदिल लश्कर तैयबा का सक्रिय आतंकवादी था। लश्कर तैयबा के सुराग तलाशने से शुरू हुई जांच के तार बांग्लादेशी आतंकी संगठन अंसार उल बांग्ला तक पहुंच गए। पुलिस को पड़ताल में पता चला कि सहारनपुर और मुजफ्फरनगर में अंसार उल बांग्ला अधिक सक्रिय है। 6 अगस्त को हुई छापामार कार्रवाई में एटीएस ने सबसे पहले इस संगठन के आतंकी अब्दुल्ला को गिरफ्तार किया था, जबकि फैजान वहां से फरार हो गया था। पुलिस का शक पुख्ता हो गया था कि इस इलाके में कई और आतंकी मॉड्यूल छिपे हो सकते हैं। लिहाजा यूपी सरकार के निर्देश पर यूपी पुलिस ने देवबंद से पासपोर्ट पड़ताल का काम शुरू किया, जिस पर कुछ मुफ्ती मौलानाओं ने भी सवाल उठाया। हिंदुस्तान के बाशिंदे हैं, जितने सारे हिंदुस्तान में रहने वाले हैं, सबकी ही जांच होना चाहिए, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे किसी और जात का हो। तो आतंकवाद के खिलाफ पुलिस के इस एक्शन को धार्मिक रंग दिए जाने की कोशिश हो रही है। इस मुद्दे पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। दारुल उलूम का कहना है कि यूपी सरकार और पुलिस का निशाना दारुल उलूम ही क्यों बना, जबकि बीजेपी ने कहा है कि देश की सुरक्षा का विषय। यूपी पुलिस ने साफ साफ कहा है कि पासपोर्ट का वेरिफिकेशन सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि इलाके में अपना ठिकाना बना चुके आतंकवादियों को पकड़ा जा सके। लेकिन यूपी पुलिस के पासपोर्ट मिशन को हिंदू मुसलमान में बांटा जा रहा है। पुलिस ने पासपोर्ट वेरिफिकेशन की शुरुआत देवबंद से की, लिहाजा इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। दारुल उलूम के प्रवक्ता का कहना है कि ऐसी आतंकी घटनाएं देश के अलग अलग हिस्सों में हो रही हैं, लेकिन पुलिस का निशाना देवबंद ही क्यों बना।
बीजेपी नेता कलराज मिश्रा ने कहा है कि पुलिस का एक्शन सबकी सुरक्षा के लिए है, इसे हिंदू और मुसलमान का मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए। सरकार की तरफ से पासपोर्ट की जांच अगर की जा रही है, मैं समझता हूँ ये बड़ी अच्छी पहल है और देश की सुरक्षा के लिए आवश्यक भी है, समाज की सुरक्षा के लिए आवश्यक है, सभी लोगों की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। इसको हिंदू मुस्लिम का मामला नहीं बनाना चाहिए। तो आतंक पर तो सियासत हो ही रही है, वहीं योगी राज में मदरसों के मेकओवर के फैसले पर भी सियासत शुरू हो गई है। हैरानी की बात यह है कि जब बात मंगल और चांद की होती है, उस दौर में मुफ्ती और मौलाना कहते हैं कि मदरसों में विज्ञान और गणित पढ़ाना संभव नहीं। उत्तर प्रदेश के मदरसे 21वीं सदी में भी मॉडर्न नहीं होना चाहते। धर्म की आड़ में अपने ही बच्चों की शिक्षा का हक धर्म के ठेकेदार मार रहे हैं। यूपी के मदरसों में सरकार का एनसीईआरटी के सिलेबस लागू करने की तैयारी पर संभल में मदरसों के मुफ्ती और उलेमा सरकार की नीयत पर सवाल उठा रहे हैं। मुफ्ती और उलेमाओं का कहना है कि दीनी तालीम मदरसों की प्राथमिकता है। दीनी तालीम और मॉडर्न एजुकेशन मदरसों में साथ साथ नहीं चल सकते। मौलानाओं ने छात्रों की गरीबी का हवाला देते हुए कहा कि ये संभव नहीं है। 2 कोर्स को एक साथ पढ़ाना ये जो है महाल हो जाए, क्योंकि हम जो है इस्लामी तालीमात पढ़ाना चाहेंगे और सरकार जो है अपने कोर्स पढ़ाने के जो है आदेश दे रही है। इसमें जो है पढ़ाने वाला है तो पढ़ा लेगा, लेकिन पढ़ने वाला है उसके लिए बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। विरोध चाहे जितना भी हो, यूपी के मदरसों में अब कुछ दिन बाद सिर्फ सिलेबस ही नहीं बल्कि पूरा माहौल बदला हुआ होगा, क्योंकि नए सेशन में मदरसों में एनसीईआरटी की किताबें पढ़ाई जाने लगेंगी। योगी सरकार के फैसले के बाद मदरसों में पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास के छात्रों को एनसीईआरटी की किताबें पढ़ने को मिलेंगी। सरकार का दावा है कि नए सिलेबस से छात्रों की पढ़ाई पूरी करने के बाद रोजगार के बेहतर अवसर मिल सकेंगे। सरकार का कहना है कि मदरसों की मौजूदा शिक्षा व्यवस्था से कोई छेड़छाड़ नहीं हो रही है। मदरसों की शिक्षा केवल कुछ दायरे तक सीमित न रहे, मदरसों की शिक्षा रोजगार परक हो, उससे इंजीनियर निकलें, डॉक्टर निकलें, उससे वैज्ञानिक निकलें। इसलिए वर्तमान ढांचे से हम कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे, लेकिन उसमें एडिशन करना चाहते हैं। यूपी में सरकारी अनुदान पाने वाले 560 मदरसों में एनसीईआरटी की किताबें 2018 से पढ़ाई जाएंगी। शिक्षा विभाग और मदरसा शिक्षा परिषद ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। और आपको ये भी बता दें, 2009-2010 में सरकार की तरफ से मदरसों को 46 करोड़ रुपए का अनुदान मिलता था, जो 2015-16 में बढ़कर 294 करोड़ रुपए हो गया। और विडंबना देखिए कि आज भी मदरसों को मॉडर्न होना मंजूर नहीं। ताजमहल मंदिर है या मस्जिद, ये विवाद अभी सुलझा भी नहीं था कि अब एक नई बहस छिड़ गई है। बिरयानी का असली नाम है क्या? मतलब बिरयानी के शौकीनों ने सोचा भी नहीं होगा कि कभी यह बहस इस पर होगी कि बिरयानी हिंदू है या मुस्लिम। बिरयानी, जिसे देखकर ही मुंह में पानी और पेट में भूख जन्म ले लेती है। हैदराबाद हो या लखनऊ या कोई और शहर, अपने शहर की बिरयानी की कस्में खाते हैं। लेकिन बिरयानी हिंदू है या मुसलमान, इस पर सवाल खड़े हो गए हैं। हिंदुओं का दावा है कि वीरा रानी के नाम पर है बिरयानी। दलील ये दी गई कि मुगलों के दौर में वीरा रानी नाम की एक रानी हुआ करती थी। उनके नाम पर सेवकों ने बिरहा रानी नाम का भोजन तैयार किया था, जिसे बाद में मुगलों ने अपना लिया। लेकिन आज की जनता क्या कहती है, अब ये सुनिए। ये हिंदू है या मुसलमान, ऐसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कपड़े उधड़ के सिला कर, कोई काम धंधा है नहीं इनके पास, समझे आप। आदमी जो वर्क वाला वो कभी बातें नहीं करेगा, सिर्फ प्रोपेगेंडा है। Food is food. A food lover is always a food lover from wherever country or whichever state you are actually. बिरयानी का एक पक्ष और है। कहा जाता है कि बिरयानी मुगल शासक शाहजहां की इजाद है। शाहजहां को जब औरंगजेब ने कैद कर लिया, तब शर्त रखी कि 24 घंटे में एक ही भोजन मिलेगा। तब शाहजहां ने खानसामे को बिरयानी बनाने को कहा। कहीं बादाम खाने चाहिए ताकि उनको थोड़ा सा आराम मिल जाए। ये चीज़ कहने से कि ये बिरयानी हिंदुओं की है मुसलमानों की है, ऐसा नहीं होना चाहिए। देश एक है। तो एक खाने की चीज़ को अगर आप इस तरह से बांटेंगे धर्म में, तो मुझे लगता है ये इस देश के लिए बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। तो बिरयानी खाने में अच्छी है या नहीं, क्या यही सिर्फ काफी नहीं है? इसमें भी हिंदू मुसलमान सुनकर ही जायका बिगड़ गया। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले लेते हैं, लौटते हैं जल्द। आप रहिए हमारे साथ।